हेलो एवरीवन, मैं अंकुश पहावा फ्रॉम दिल्ली कंसल्टिंग कंपनी। आज मेरे साथ हैं सीए गौरव जैन। आज हम डिस्कस करेंगे बजट में इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स का इम्पैक्ट। गौरव, स्वागत है आपका फिर से। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सैलरी क्लास को किस तरह से फायदा और नुकसान हो रहा है न्यू टैक्स रेजिम से और किस टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहिए। आज हम बात करेंगे बिजनेसेस के लिए किस तरह से ये यूजफुल हो सकता है। न्यू टैक्स रेजिम में रिबेट जो पहले 5 लाख थी वो 7 लाख कर दिया गया है। उसका ये मीनिंग है कि जिसका इनकम अप टू 7 लाख है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अप टू 7 लाख देर इज नो टैक्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद आप कभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम को वापस नहीं ऑप्ट कर सकते इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आपको बहुत ध्यान रख के टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना है क्योंकि इट इज अ वन टाइम ऑप्शन ओनली। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में, अगर आप बताएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता क्या है तो क्या बताएंगे आप? तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन इज अ स्कीम टू डिक्लेयर योर इनकम ऑन सर्टेन परसेंटेज। तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज पे आपकी इनकम डिक्लेयर कर दी जाएगी। लाइक अगर आपकी इनकम अप टू 2 करोड़ है तो आपकी इनकम 8% ऑफ दैट टर्नओवर मानी जाएगी। और उसके लिए आपको किसी भी तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है या किसी भी तरह का एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपका टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय द सर्टेन परसेंटेज लाइक 8% और 6%। तो 8% और 6% दो परसेंटेज है। 8% फॉर नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन और 6% फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन का मीनिंग है यहाँ पर आप बैंकिंग चैनल से जो भी ट्रांजेक्शन होता है आपका। ओके। तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से होता है उसको डिजिटल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और जो ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सिंपल भाषा में ले तो आपके आय का अनुमान लगाया जा रहा है एक सर्टेन परसेंटेज से। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल आइए अपनी इनकम का 6% डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए और 8% नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए दीजिए। टर्नओवर का उसको इनकम मान लिया जाएगा, उसके ऊपर फिर टैक्स टैक्स। या अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो आपको नॉर्मल टैक्स लैब में जाना पड़ेगा। ओके। उसी तरह से प्रोफेशनल्स के लिए पहले लिमिट थी 50 lakhs। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है ये लिमिट्स को इनहेंस किया है। तो जो स्मॉल बिजनेस है उसको और सपोर्ट करने के लिए तो अभी जो 2 करोड़ की लिमिट है वो 3 करोड़ कर दी गई है और प्रोफेशनल्स की जो 50 लाख की लिमिट है वो 75 लाख कर दी गई है। ओके, अंडरस्टूड। तो प्रोफेशनल की जो इनकम है वो कैलकुलेट होती है 50% ऑफ देयर टोटल ग्रॉस रिसीव। प्रोफेशनल्स के लिए डिजिटल नॉन डिजिटल का क्राइटेरिया नहीं है? नहीं, प्रोफेशनल के लिए ऐसा डिजिटल और नॉन डिजिटल का क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि वहाँ एक ही परसेंटेज है 50%। तो 44 एडीए में स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स एंड इसी तरह से सारे जो प्रोफेशनल है वो कवर होते हैं इसमें। व्हाट इंजीनियर्स, अबाउट लॉयर्स? लॉयर्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस ओके। 44 एडीए। ओके। ओके। या अभी आप देख रहे होंगे कि जो न्यू लिमिट है उसमें मैंने स्टार मार्क दे रखा है। तो इसका मीनिंग है कि देयर इज सम कंडीशन टू क्लेम दिस अपर लिमिट। तो अगर आपको 3 करोड़ वाली लिमिट क्लेम करनी है तो देयर इज ए कंडीशन दैट 95% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट शुड बी फ्रॉम डिजिटल मोड। अगर 95% आपकी ग्रॉस डिजिटल मोड से होती है तो ये आप ये इनहेंस बेनिफिट यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन सेलेक्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट, प्रेजेंटिव टैक्सेशन इज फॉर बिजनेसेस कवर्ड अंडर 44 एडी। ये जो स्कीम है दिस इज अवेलेबल टू रेसिडेंट एसएससी ओनली। और रेसिडेंट एसएससी में भी इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी कवर नहीं होगी। इस कैटेगरी के ही एसएससीज को 44 एडी अवेलेबल है। दूसरा मेजर पॉइंट है कि कभी भी आप जब प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो इट शुड बी ऑप्टेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर सपोज मैंने 22-23 में मैंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया तो मेरे को मार्च 29 तक कंटिन्यू करना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यू करना। नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर आई नीड टू कंटिन्यू 44 एडी। और अगर मैं इससे ऑप्ट आउट करता हूँ बिफोर 5 ईयर तो जिस साल में ऑप्ट आउट करूंगा उस साल मुझे टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है। और टैक्स ऑडिट तब करवाना पड़ सकता है जब मेरी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से एक्सीड हो जाए। लाइक अभी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख है। अगर 3 लाख से मेरी इनकम ज्यादा है और मैंने 44 एबी से ऑप्ट आउट कर लिया तो मेरे को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे मैंने ऑप्ट आउट किया तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मेरे पास प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकता, मुझे नॉर्मल टैक्स स्लैब में ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोफेशंस की। तो प्रोफेशंस आर कवर्ड अंडर 44 एडीए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दिस स्कीम कैन बी अप्रूव्ड बाय इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप ओनली एक्सक्लूडिंग एलएलपीज। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो आइदर इंडिविजुअल हो सकते हैं और
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं दैट आर फॉर्म इन पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस दोनों को एप्लीकेबल होते हैं। तो लाइक मैंने पहले मेंशन किया था कि नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट हमको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देयर इज अ बेनिफिट इन एडवांस टैक्स। आपको एडवांस टैक्स एज पर रेगुलर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना है। यू कैन पे एंटायर एडवांस टैक्स 100% बिफोर 15 मार्च। 15 मार्च से पहले आप अपना पूरा एडवांस टैक्स भर सकते हैं। एंड अदर इज, अगर आप प्रेजेंट टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं और आप अपनी इनकम प्रेजेंट टैक्सेशन की परसेंटेज जो आ रही है उससे भी कम डिक्लेयर करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो मतलब अगर आपकी इनकम सपोज नॉर्मल टैक्स में भी आपकी इनकम 8% से कम हो रही है टर्नओवर की, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। नेक्स्ट इज कि कोई भी और एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा और कोई इनकम की डिसअलाउड नहीं होगी व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। तो किसी तरह का एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा और किसी तरह की इनकम आपकी डिसअलाउ नहीं होगी। सिंपली जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा और लास्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, चैप्टर 6 से डिडक्शन आपको मिलेगी। अगर ओल्ड टैक्स जब आप लेते हो तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन न्यू रिजिम में जाते हो तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 6 में लाइक आ गया LIC आ गया, आपका स्कूल फीस आ गई, PPF में इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको सरेंडर करने हैं, तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं आप। दूसरा, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे आपको। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो ये सरेंडर करने पड़ेंगे आपको बेनिफिट इन न्यू टैक्स रिजिम। हम टोटल करें तो 6.5 लाख रुपए होते हैं जो आपको मोटा मोटी डिडक्शन मिल सकता है। तो ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम नहीं मिलेंगे। मैंने कंसिडर किया है 1.50 करोड़। तो पहले न्यू टैक्स रिजिम की बात करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम जब प्रेजेंट टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं उसके हिसाब से 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो 1,50,00,000 8% हो गया 12 लाख। एंड आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टैक्सेबल इनकम हुई आपकी 12 लाख और उस पर जो न्यू टैक्स स्लैब से जो टैक्स लाइबिलिटी आती है इट इज 93,600। तो न्यू टैक्स स्लैब से आपकी लाइबिलिटी आती है 93,600। ओल्ड टैक्स रिजिम में सेम 12 लाख इज द टैक्सेबल इनकम। और अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है तो बेसिकली जो बिजनेस क्लास है वो चैप्टर 6A का डिडक्शन ही लेता है, बाकी डिडक्शन कम क्लेम करते हैं। तो मैंने ये अज्यूम किया है। तो मैंने 1.5 लाख की ओनली एग्जेम्पशन ली है। 10,50,000 होता है और उस पर टैक्स लाइबिलिटी आती है ओल्ड टैक्स रिजिम से 1,32,600। तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप बेनिफिट ज्यादा क्लेम करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बट फिलहाल मैंने 1.5 लाख की बेनिफिट को कंसिडर किया है। अगर कोई क्लेम करता है तो न्यू टैक्स रिजिम उसके लिए बेटर दिखाई देती है। इसी तरह से अब मैं अगर एज्यूम करूँ कि कोई डिडक्शन मैं क्लेम नहीं करता हूँ देन ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजिम इज बेटर। अगर मैं कोई टैक्स डिडक्शंस क्लेम नहीं करता हूँ तो 90,600 आती है न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में लायबिलिटी आती है 1,79,400। काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस आ गया टैक्स लायबिलिटी में। एक और एग्जांपल हम लोग 3 करोड़ की इनकम से, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। तो जिनका टर्नओवर 3 करोड़ है उसको हमने कंसिडर किया है। तो 3 करोड़ पे 8% टैक्स होंगे 24 लाख। तो न्यू टैक्स 24 लाख पे जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आ रही है 4,36,800। वही अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में जाऊं तो मैंने कंसिडर किया है कि थोड़ा डिडक्शन ज्यादा क्लेम करेगा अगर टर्नओवर ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी तो मे बी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थोड़े ज्यादा होंगे। तो मैंने 4.5 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम किया है इस एग्जाम्पल में। तो 24 लाख माइनस 4,50,000 तो 19,50,000 टैक्सेबल इनकम आती है। और उस पर जो ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स आएगा वो आएगा 4,13,400। स्लाइटली ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर दिख रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिडक्शन यू क्लेम। अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजिम ऑलवेज बेटर। लेकिन अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और अगर आपका स्कोप है क्लेम करने का तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं। अभी मैंने 4.5 लाख की लिया है, अगर आप 6.5 लाख की क्लेम कर लो या थोड़ा उससे ज्यादा भी क्लेम कर सकते हो तो आपका और डिफरेंस आ सकता है, साइजेबल डिफरेंस आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है। आप क्या क्या राय देंगे हमारे व्यूअर्स? व्यक्ति अपनी इनकम एसेस कर रहा है तो वो देखिए उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखिए कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सेविंग्स जो सेविंग एवेन्यूज है टैक्स के, तो अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स रिजिम लेना चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके पास ऑप्शन है कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में आने के लिए। और अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम ले लिया फिर आप ओल्ड में नहीं जा सकते। कुछ अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो बजट में हुआ है। जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन स्टार्टअप्स को थी फॉर फर्स्ट 3 इयर्स which are incorporated by 1st April 2023, उसको एक्सटेंड करके 1st अप्रैल 2024 कर दिया गया है। तो अगर कोई भी स्टार्टअप 1 अप्रैल 2024 तक अगर स्टार्ट होता है तो उनको नेक्स्ट 3 ईयर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। नेक्स्ट फॉर स्टार्टअप इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट
कि टाइम लिमिट फॉर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इज इंक्रीज टू 10 ईयर फ्रॉम 7 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। मतलब 10 साल जो पहले 7 ईयर थी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लॉसेस, उसको अभी 10 साल कर दिया गया लिमिट को। वन मोर मेजर चेंज फॉर द हायर इनकम स्लैब पीपल, सो जिनकी इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए जो सरचार्ज पहले होता था 37%, उसको अभी 25% कर दिया गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमएसएमईज है कि एमएसएमईज का जो पेमेंट होता है उसको अभी 43B में कवर कर लिया गया है। 43B वो सेक्शन है जिसमें आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो देयर इज नो चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप टैक्स रिजिम ऑप्ट करें तो आप एक बार आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को जरूर देख लें, ताकि आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा रीजन आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। क्योंकि एक बार आपने अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया तो बाद में आप चाहे भी ओल्ड टैक्स रिजिम का फायदा नहीं उठा सकते। व्यूअर्स को यही मेरा मैसेज है कि आप थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस करके टैक्स रिजिम सेलेक्ट करें। और एक बात और है कि नेक्स्ट ईयर से जो न्यू टैक्स रिजिम है दैट विल बी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जब भी आप रिटर्न भरेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखें। थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। अपनी किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट to Delhi Consulting Company. This is the profile of our firm. Thank you very much.